Hi friends, this is Aryan Kumar. Today we will discuss the topic from polity, that is parliament in India. Okay. This topic is very important as per the perspective of UPSC, BPSC and other PCS exam. जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो उसमें पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवांटेज पार्ट होता है, ठीक है। और ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, इसे हम पार्ट बाय पार्ट डील करेंगे, ठीक है। तो बी पेशेंस एंड एंजॉय द होल क्लासेस and after all you will be very happy to become knowledgeable after when you will try to solve the objective question of the previous paper. Then you will be very happy and satisfied. Okay, so all of you uh, welcome in civil services का अड्डा। अपना अड्डा है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और ये जो काफ़ी अच्छा टॉपिक हम लोग के सामने पार्लियामेंट, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट समझते हुए काफ़ी अच्छे से डील करते हैं। तो हम लोग को तो पार्लियामेंट करना है, हम लोग को लेजिस्लेटिव ऑर्गन को डील करना है आज। तो आफ्टर ऑल वी विल डील द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड द जुडिशरी, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है लेजिस्लेटिव ऑर्गन। तो पार्लियामेंट होता क्या है? पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। किस आर्टिकल में इसको डील करते हैं? तो आर्टिकल 79 टू 122 में इसको डील करते हैं। हमें जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, ठीक है। तो किस पार्ट में हमारा पार्लियामेंट आ रहा है? तो 5th पार्ट में हमारा पार्लियामेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसमें उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार है? तो जो पार्लियामेंट होता है वो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, ठीक है। मेनली द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। विच पार्ट? Now, first one is the president, second one is राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज लोकसभा। यानी ये तीनों जो होते हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में इवन एसएससी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है कि among which of the following is the part of the parliament, ठीक है। तो ऑप्शन उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें रहेगा ऑप्शन कि राज्यसभा रहेगा, लोकसभा रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा एंड नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कि राज्यसभा एंड लोकसभा एंड फिर नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा कि ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। कभी कभी जो लोग नहीं जानते हैं, जो उनको लगता है कि नहीं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट कहाँ होता है, वो तो अपना प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं का पार्ट होकर, ओके। तो here we know that we came to know that the parliament consists of 3 part, that is president, राज्य सभा एंड द लोकसभा, ठीक है। रही बात कि पार्लियामेंट किस प्रकार, किसी को कंफ्यूजन में लग रहा हो कि पार्लियामेंट किस प्रकार इंटीग्रल पार्ट है हमारे, प्रेसिडेंट किस प्रकार इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का, तो काफ़ी थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग देख सकते हैं इसे, ठीक है। आगे मैं इसे स्लाइड में बता रहा हूँ कि किस प्रकार जो प्रेसिडेंट होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है हमारे पार्लियामेंट का, लेकिन इसे काफ़ी अच्छे से हम लोग डील करेंगे क्योंकि इसके लिए एक चैप्टर ही स्पेसिफाई है हमारे पॉलिटी में, ठीक है। नोट पॉइंट, हर स्लाइड में आप लोग को एक नोट पॉइंट दिखेगा, ठीक है। वो नोट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होता है, आप लोग उसको अवॉइड मत करना, ठीक है। 1954 के पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था, ठीक है। 1954 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा बोला जाने लगा और देन आफ्टर हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा बोला जाने लगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ऑब्जर्व करना, अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ जो राज्यसभा है, ठीक है, तो क्या किनको रिप्रेजेंट करता है? तो राज्यसभा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप लोग देखते भी होंगे कि इसमें जो मेंबर आते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं, ठीक है। देन आफ्टर लोकसभा क्या रिप्रेजेंट करता है? लोकसभा पूरे इंडिया के पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से हम लोग डील करेंगे कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा एंड द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। बाय द वे अभी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार प्रेसिडेंट
पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, काफ़ी ब्रीफ में देखेंगे हम लोग। ठीक, छोटे से ब्रीफ में देखो होता क्या है कि जो पार्लियामेंट है यानी हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ठीक है, तो वो एक लॉ बना दिया। ठीक है, अब वो जो लॉ जो बनाया है यानी कानून वगैरह जो बिल पास किए हैं, तो वो बिल तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उसमें प्रेसिडेंट अपना साइन नहीं करते। तो इस प्रकार प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक रोल के रूप में देखा जा सकता है इनको कि जो भी बिल बनता है, वट एवर द बिल मेड बाय द पार्लियामेंट, ओके, पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ द बोथ हाउसेज फ्रॉम द बोथ हाउसेज, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो वो बिल तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उनमें साइन ना करे। ठीक है, ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, इसके अलावा क्या है, जो प्रेसिडेंट होते हैं काफ़ी अच्छा मतलब मतलब कुछ फंक्शन को प्ले करते हैं, मतलब रिलेटिंग टू द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। ठीक है, क्या क्या करते हैं, तो वो जो सेशन होता है हम लोग का, लोकसभा का सेशन, राज्यसभा का सेशन, मेनली लोकसभा का जो सेशन होता है, तो प्रेसिडेंट समन रिलीज करते हैं कि हाँ ये इस दिन से सेशन स्टार्ट होगा लोकसभा का। ठीक है, फिर इसके अलावा जब भी जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा का, जब भी जनरल इलेक्शन होके नई गवर्नमेंट जब बनती है और पार्लियामेंट में आती है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो दोनों हाउस को, राज्यसभा को और लोकसभा दोनों को स्पीच के माध्यम से एड्रेस करते हैं। ठीक है, सेंट्रल हॉल में यूजुअली ये एड्रेस होता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा भी जब सेशन में पार्लियामेंट नहीं रहता है, यानी जब लोकसभा का सेशन नहीं रहता है, ठीक है, जब लोकसभा नहीं चल रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम अगर ऐसा कुछ नियम बनाने का जरूरत पड़े, ऐसा कोई लॉ बनाने का जरूरत पड़े, ऐसा कोई कानून बनाने का जरूरत पड़े कि उस टाइम बनाना ही बनाना है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करते हुए ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब जो रोल है प्रेसिडेंट का, ये काफ़ी क्रूशियल रोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, इनके बिना पार्लियामेंट का जो मेन रिजल्ट है यानी बिल पास करना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका साइन तो जरूरी है। ठीक है, नोट बॉक्स में देखिए, जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो किस पैटर्न पर है, अमेरिकन पैटर्न पर है या ब्रिटिश पैटर्न पर है, तो किस पैटर्न पर है, ब्रिटिश पैटर्न पर है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, कि जो राज्यसभा है वो किस प्रकार कंपोज किया जाता है। ठीक है, तो जो राज्यसभा है उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है, आउट ऑफ विच जो 238 मेंबर होते हैं वो दे विल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो किस प्रकार मेंबर स्टेट से आते हैं, तो स्टेट में जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो उसके जो मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो लोग मेंबर को इलेक्ट करते हैं अपने स्टेट से और राज्यसभा के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो मेंबर होते हैं राज्यसभा से, सॉरी स्टेट से जो राज्यसभा में आते हैं, तो ये स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट होते हैं। जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है जैसे यूपी, उससे अबाउट 31 मेंबर राज्यसभा के लिए इलेक्ट होते हैं। अगर मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम में से मात्र ओनली 1 मेंबर इलेक्ट होता है राज्यसभा के लिए। तो इस प्रकार जो सीट अलॉट होता है स्टेट को इन द राज्यसभा, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है कि किस स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, उसको इतना सीट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, हम लोग को पता है कि इससे पहले 7 यूटी थे, लेकिन आफ्टर 5 अगस्त 2019 9 यूटी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 3 यूटी के पास दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये सब जो यूटी है, ठीक है,
इससे जो मेंबर आते हैं राज्यसभा में वो भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, इन द सेम वे। थर्ड वन है हमारा नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये जो नॉमिनेशन होता है 12 लोग का राज्यसभा के लिए, ठीक है, तो किन किन लोग का होता है? ऐसे ही किसी का हो जाता है क्या? नहीं, ऐसे ही किसी का नहीं होता है, ठीक है। वैसे लोग जो स्पेशल नॉलेज के होते हैं, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है स्पेसिफिक एरिया में। कौन कौन एरिया है? आर्ट है, लिटरेचर है, सोशल सर्विस है एंड साइंस है। तो ये 4 एरिया में जिन लोगों का स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो लोग को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, ठीक है। अब आप लोग को पता भी है कि जो राज्यसभा है वो जो सीट अलॉट होता है स्टेट को राज्यसभा के लिए वो किस शेड्यूल में आता है? तो 4th शेड्यूल में आता है, ठीक है। नोट सेक्शन में देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट है हम लोग को याद रखना चाहिए। नाउ द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का कंपोजिशन की बात करेंगे तो जो लोकसभा है उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 552, आउट ऑफ विच 530 यानी 530 जो मेंबर होते हैं वो स्टेट से आते हैं इलेक्ट होकर, 20 मेंबर्स यूटी से आते हैं एंड 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के आते हैं, जिनको कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। जो इलेक्शन होता है नॉर्मली जनरल इलेक्शन लोकसभा का उसके थ्रू आते हैं और अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आते हैं, ठीक है। क्या इसमें कंडीशन है कि जो भी पर्सन 18 ईयर से ज़्यादा की एज का है वो वोट कर सकता है, या फिर 18 ईयर कंप्लीट कर चुका है वो अपने वोटिंग राइट को यूज करते हुए अपने एरिया से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को मेजोरिटी के साथ विनर बनाकर लोकसभा में सेंड कर सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूटी। यूटी में किस प्रकार यूटी से किस प्रकार मेंबर आते हैं? तो यूटी से भी जो मेंबर आते हैं लोकसभा में वो डायरेक्ट इलेक्शन के मीडियम से आते हैं, ठीक है। तो एक एक्ट है हमारा यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1965, ठीक है। उस एक्ट के द्वारा जो मेंबर ऑफ लोकसभा है फ्रॉम द यूटी आर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। थर्ड वन इज द नॉमिनेटेड मेंबर। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अगर उनको लग रहा है कि हाँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अच्छे तरीके से लोकसभा में रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, मतलब उनका मेजोरिटी, उनका संख्या नहीं है उस प्रकार, तो प्रेसिडेंट 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि जो वोटिंग एज है, ठीक है, जो वोटिंग करने का जो एज है वो 1988 के पहले 21 ईयर्स था, लेकिन उसको 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा 18 ईयर्स कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि जो नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन है का जो प्रोविजन है, ठीक है, वो 1960 तक ही ऑपरेट होना था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2020 तक। किस एक्ट के द्वारा? 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि हाँ ये किस एक्ट के द्वारा हुआ, वो किस एक्ट के द्वारा हुआ, तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद करनी चाहिए। कुछ अगर चेंज हो रहा है तो वो किस एक्ट के द्वारा हो रहा है, तो ये सब आप लोग को माइंड में रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं पार्लियामेंट क्या होता है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ये अभी हम लोग देखे हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो ओवरऑल जो हम लोग के पास है वो है, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये ओवरऑल समरी है कि जो पार्लियामेंट है वो राज्यसभा लोकसभा में डिवाइड है। राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में जो 250 मेंबर होते हैं उसमें 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट एंड यूटी होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। देन आफ्टर लोकसभा में जो 545 मेंबर होते हैं और आउट ऑफ 545 530 आर इलेक्टेड बाय द ये जो
नंबर दिया हुआ है 545, ये करंट सिनेरियो का दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो है 545 है अभी, ठीक है, ये अभी का दिया हुआ है। तो आप लोग ये मत सोचना ये 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो यहाँ 545 क्यों लिखा हुआ है। ओके, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोग को, और काफ़ी हद तक राज्यसभा और लोकसभा समझ में आ गया होगा। आफ्टर ऑल इसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छे से डील करेंगे पार्ट बाय पार्ट में, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट में ही हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, और काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, जो पार्लियामेंट है हमारा, इसे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।